हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये टॉपिक आज आपने स्टडी करना है इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या क्या आपने स्टडी करना है। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, ये प्रोसेस है। आपा इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इस प्रोसेस को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे मोल्टन NaCl के अंदर से, तो ये ना ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि डीकम्पोज हो गया। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन ही स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोलाइट है ना वो डिकम्पोज हो गया कटायन में और अनायन में। इसी प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, डिकम्पोज करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, अब तक जो आपने सेल किया था, अभी जो जिंक कॉपर वाला पानी सेल पड़ा था, उस सेल के अंदर आप क्या कर रहे थे, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी तो आप प्रोवाइड करवा रहे हो सेल को। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल को तोड़ रही है, यानी कि केमिकल चेंज ला रही है। यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें आप प्रोवाइड करवा रहे हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, NaCl टूट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज हो रहा है। यानी कि जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करवा दे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले सेल भाई एक तो ऐसे हैं जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दें, जैसे कि अभी देखा था आपने पीछे। अब कौन सा सेल स्टडी करवा रहा हूँ मैं आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी दी थी और केमिकल चेंज हो गया। अब आपको इसकी इनका क्या होता है, देखो भाई, जैसा कि पिछले सेल में आपने पढ़ा था, इधर वाला टर्मिनल एनोड, इधर वाला टर्मिनल कैथोड, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है अब तक। लेकिन अब बहुत बड़ा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें एनोड का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, और कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल है। बच्चे, जो लास्ट आपने लेक्चर किया था उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड था, उसके अंदर जो एनोड था वो नेगेटिव टर्मिनल था। लास्ट सेल जो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, और उसके अंदर जो कैथोड था वो कैसा टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल था। किस केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं स्टडी करवा रहा, अब मैं कौन सा सेल स्टडी करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। तो अब होता क्या है, इनका क्या बनेगा वो देख लो। सबसे पहले एट एनोड पे चल पड़ते हैं अपन। चल पड़ो भाई एनोड के पास। एनोड कैसा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव मेंबर के पास कौन आएगा, सोचने वाली बात है। पॉजिटिव के पास तो नेगेटिव मेंबर आएगा। कौन सा आएगा, नेगेटिव मेंबर आएगा ना पॉजिटिव के पास। तो नेगेटिव आएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वो सेम रहेगा सारा कुछ, बाकी सारा सेम। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, अच्छा क्लोरीन ऐसे लॉस करता है, ठीक है, ऐसे लॉस किया। क्लोरीन क्या, हर कोई लॉस करने का मेथड ही है। क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, दूसरे Cl को ढूंढ के Cl2 बना लेता है। अब चल पड़ते हैं आप किसकी तरफ। दूसरा मेंबर कौन है, एट कैथोड के पास चल पड़ते हैं। कैथोड कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव के पास कौन आएगा, अब नेगेटिव के पास वो आएगा जो पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, कैथोड पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Na सॉलिड फॉर्म में। यानी कि अपन ने क्या सीखा कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी थी उससे एक तो क्लोरीन बन गई, जो यहाँ से कलेक्ट करते रहोगे एनोड से, केमिकल चेंज आ गया ना, और ये रोड मोटी होती जाएगी, यहाँ से सोडियम को आप अलग करते जाएंगे। यानी आपने तो इलेक्ट्रिसिटी दी थी, उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, केमिकल चेंज आ गया, क्लोरीन बन गया और सोडियम बन गया।
अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इलेक्ट्रोलिसिस से? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ना, जैसे अब तो एक इलेक्ट्रोलाइट था सिर्फ NaCl, काफ़ी 7 से 8 इलेक्ट्रोलाइट अपने सिलेबस में जिनकी आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ एनोड पे क्या बना है, कैथोड पे क्या बना है। जैसे इसी क्वेश्चन में NaCl मोल्टन दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। तो एनोड पे क्या बना, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या बना, सोडियम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस अगले इलेक्ट्रोलाइट के पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं फैराडे लॉ का। ठीक है, उसके बाद अपन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेंगे फर्दर अदर इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, आपको ध्यान ही होगा कि एक रोड पे तो सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, एक से क्लोरीन निकल रहा था, यानी कि इधर क्लोरीन बन रहा था और इधर सोडियम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है भाई कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये इसने बताया है। इसने क्या बोला, कहता जो यहाँ पर वेट डिपॉजिट होगा, जो वेट डिपॉजिट, ध्यान से सुनना, जो ये वो वेट है, अमाउंट है जो यहाँ डिपॉजिट हो रही है, W, ये वो वेट है। कहता ये इस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, कहता जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर से क्या पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज। देखो मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। कहता क्या कह रहा है, कहता उतना ही ज़्यादा सोडियम का मतलब जैसे NaCl का एग्जाम्पल लिया था, उतना ही Na डिपॉजिट होता जाएगा जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप क्या पास करते रहोगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये है भाई फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, हाँ जी, आपसे ये भी पूछ सकता है कितनी क्लोरीन जनरेट हुई, कितनी क्लोरीन लिबरेट हुई, तो वो भी सेम है। कहता जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी क्लोरीन लिबरेट होती जाएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ जो आपने करनी है। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान से समझना, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। डिपॉजिट कौन हो रहा था उसमें, अभी जो मैंने एग्जांपल करवाया सोडियम, लिबरेट कौन हो रहा था, क्लोरीन। एट एनी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड तो दो ही हैं, या तो कैथोड होगा या एनोड होगा। कहता वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, डन है, ओके। अच्छा जी, जो आप करते आए हैं वही कर रहा हूँ। डायरेक्टली के सिंबल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जेड। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा जी, जब भी किसी भी कांस्टेंट को अपन डिफाइन करते हैं तो साथ वाली जो भी टर्म है उसको ले लेते हैं अपन 1। चार्ज है, चार्ज की यूनिट है कूलम, तो 1 कूलम ले लो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या था, W क्या लिया था मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट। ये क्या है, ये वो है जो डिपॉजिट हो रहा था या लिबरेट हो रहा था, अमाउंट है ये, यानी कि W क्या है, अमाउंट है। क्या है ये, अमाउंट। ठीक है जी, ये तो Z क्या है, ये तो अमाउंट है जो लिबरेट हो रही है या डिपॉजिट हो रही है। कब, जब कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की, 1 कूलम। समझने वाली बात है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ आप इसकी डेफिनेशन खुद लिखें। ओके, ठीक है जी, अब आगे देखो। हाँ जी, नेक्स्ट आपने एक ये टर्म याद रखनी है, 96,500 कूलम। इसको बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं इसको, 1 फैराडे। अब से आपसे कोई 1 फैराडे की वैल्यू पूछे तो वो इतनी होगी। ठीक है, इस टर्म को आप याद रखना है, 1F की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये कितना चार्ज है ये आपने नोट करना है। जब भी आप इतना चार्ज यानी कि 96,500 कूलम किसी भी सॉल्यूशन से पास करोगे तो जो डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का वो 1 मोल डिपॉजिट होगा। ठीक है, जैसे अपन ने किसका एग्जांपल लिया था अभी, NaCl का एग्जांपल लिया था। NaCl के केस में अगर आप इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, अगर आप इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो Na डिपॉजिट होगा ये फिक्स है, 1 मोल Na डिपॉजिट होगा, 1 मोल Na। यानी कि जब आप इतना चार्ज पास करोगे किसी भी सेल में से जो इलेक्ट्रोलिटिक है तो वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, 1 मोल। कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, 1 मोल। ठीक है जी, इतना यहाँ तक बोलो। इसके बाद अपन ने क्या करना है,
कि जो 1 मोल है, किसी का भी 1 मोल यानी एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, और मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास के बराबर होगा। जो 1 मोल है, अगर आपको मोलिक्यूल दिया है तो मोलिकुलर मास के इक्वल, एटम दिया है तो एटॉमिक मास के इक्वल। अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, यानी जब आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होता है कोई भी सब्सटेंस, 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 ग्राम, यानी इतना ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। अब अकेला ये तो है नहीं, अकेले सोडियम को ही अपन स्टडी करना है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इतने कूलम जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर होता है, एटम है तो एटॉमिक मास, और मोलिकुलर है तो मोलिकुलर मास। ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। और जब आप 1 कूलम के लिए, इतने कूलम में तो एटॉमिक मास, 1 कूलम में क्या करोगे, 1 कूलम में जब इतने कूलम पास करोगे तो एटॉमिक मास के बराबर, 1 कूलम निकालना हो किसी का तो एटॉमिक मास बाय में क्या, दिस 96,500 कूलम। हाँ जी। तो इसके बाद अपन ने क्या करना है, जो ये आया है 1 कूलम, अच्छा 1 कूलम किसके बराबर था, याद करो 1 कूलम तो क्या था, जेड था। अभी जब अपन ने इस कांस्टेंट को डिफाइन किया था तो ये किसके बराबर था, जेड, 1 कूलम था। तो यानी कि 1 जेड के इक्वल मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक मास, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, एटम है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल होगा। ठीक है, और जो नई चीज़ है वो है, एक साथ में आपने ये लर्न कर लेना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर, अब ये एन फैक्टर क्या है इसको समझ लेते हैं। एक तरह से ये वैलेंसी को डिनोट करता है, यानी सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव होता है, सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। तो एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन फैक्टर का मतलब क्या है, सोडियम, हाँ भाई सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है तो उसका एन फैक्टर 1 हो गया। अब सबका ये 1 नहीं होता ना, इसलिए नीचे दिया गया है। मैग्नीशियम 282, हाँ जी, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। ठीक है, Mg का ये हो गया, Na का ये हो गया। चलो एल्यूमिनियम का और चेक करते हैं, एल्यूमिनियम 283, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एन फैक्टर है। बस एक बार फिर से मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ कि आपने क्या ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ +1 में की हुई है अपन ने, ये 1 मोल होता है जो एटॉमिक मास के बराबर होता है या मोलिकुलर मास के बराबर होता है। ठीक है जी। तो जो ये इतना चार्ज है ना, ये इतना चार्ज जब आप किसी के अंदर से पास करोगे तो उस सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास डिपॉजिट हो जाएगा या मोलिकुलर मास। तो 1 कूलम के लिए निकाल लिया, क्योंकि 1 कूलम वाला टर्म आपको ध्यान होगी, फैराडे जब आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो आपने ये लिखा था, सॉरी क्यू था, और ये जेड क्यू, और क्यू जब आपने 1 कूलम लिया था तो वो क्या किसके इक्वल था, जेड के। ठीक है, और ये जेड किसके इक्वल था, जेड किसके इक्वल था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। अब न्यूमेरिकल अपन इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना और जिसमें आपसे ये पूछ ले कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, तो आपने पूरी प्रोसेस से नहीं जाना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, वो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये टर्म आई कैसे, कईयों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये टर्म आई कहाँ से आई है ये टर्म, तो इसको मैं समझा देता हूँ। वैसे वो समझने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। देखो भाई, इसका बड़ा ही आसान है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी टर्म को मोल में बदलना हो तो ये पुरानी बात है, उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो से। जब इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे, तो ये करीबन आता है इतना।
नियरली जो इजी कैलकुलेशन के लिए अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब तक मैं राउंड ऑफ करता हूँ कि अपन ने सीखा क्या है। यानी कि अपन ने ये सीखा है अब तक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, एटॉमिक मास बाय में दिस इनटू n फैक्टर, ठीक है जी। इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अपने सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ देखो क्या कहता है ये। हाँ जी स्टूडेंट, फैराडे सेकंड लॉ को ध्यान से समझना है अपन ने। ये सीरीज में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड है कई सेल, ओके। सीरीज में कनेक्टेड है और सेम करंट पास कर रहे हो, सेम करंट पास। करंट कैसा पास करेंगे, सेम करंट, यानी कि सभी सेल में, सेल 1, ये 2 और ये 3, सब में से सेम करंट पास करेंगे। अच्छा, जब करंट पास करोगे तो आपको पता है अपन ने अब तक एक एग्जांपल करवाया जिसमें सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, यानी कि इसमें सिल्वर है तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें कॉपर है तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसमें गोल्ड है तो गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है जी। NaCl लिया होता तो सोडियम डिपॉजिट हो जाता, ठीक है ना। तो ये डिपॉजिट हो रहा है, कहता अब ये जो डिपॉजिट होएगा ये किस पे डिपेंड करता है, ओके। फैराडे ने तो सिर्फ जो फर्स्ट लॉ था उसने ये बता दिया था कि जो लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितने ही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते जाओगे तो उतना ही ज़्यादा जो वेट है सब्सटेंस का वो डिपॉजिट होता जाएगा। अब इस लॉ ने क्या किया, कई सेल ले लिए और उनको सीरीज में कर दिया, ठीक है जी। सीरीज में आने के बाद कहता अलग अलग सेल में अलग अलग सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, इसमें जैसे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है जी। कहता है ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना गोल्ड डिपॉजिट होगा जब सेम करंट पास करें। कंडीशन लगा दी इसने, ओके। तो ये किस पे डिपेंड करेगा ये अपन ने देखना है। तो देखो फिर इस चीज़ को समझ लेते हैं आप अच्छे से। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो आप लिखते हो ना एटॉमिक मास बाय n फैक्टर, या फिर एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बाय में n फैक्टर। बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, इस टर्म को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये टर्म आपने याद रखनी है। अब मेरी बात सुनो, अपन ने फॉर्मूला ये किया था कि मास डिपॉजिट निकालने का, तो हमने फॉर्मूला कर लिया W इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से करवा देता हूँ एक बार मैं, एटम बाय में n फैक्टर, और ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब देखो एटॉमिक मास भी सबका अलग अलग होता है, सोडियम का अलग है, मैग्नीशियम का अलग है, ठीक है जी, एल्यूमिनियम का अलग है, n फैक्टर भी सबका अलग अलग होगा। इस टर्म को मैं इक्विवेलेंट वेट लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट वेट बाय में 500, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करना है अपन ने कि सपोज करो मैं कॉपर के लिए निकालना चाहता हूँ डिपॉजिट वेट, कॉपर का डिपॉजिट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय में दिस, ये टर्म तो फिक्स रहेगी, ठीक है। इसको A ले लेते हैं। कॉपर के अलावा और कौन था, सिल्वर, तो सिल्वर कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय में दिस, ये इक्वेशन B। A बाई B करके देखो क्या फॉर्मूला बनता है, A बाई B, इन दोनों को, हाँ जी ऐसे। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ ऐसे, तो किसके इक्वल आ गया ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इसको है ना EQ से लिख लो, EQ, EQ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ये सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, ठीक है जी। यानी कि जो सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होगा, जो यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा, जो यहाँ गोल्ड डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनके इक्विवेलेंट वेट पे। किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर,
ठीक है। इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं इक्विवेलेंट वेट के ऊपर और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जो मास डिपॉजिट करोगे वो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास बाय दिस इनटू n फैक्टर, ओके। और जो सेकंड लॉ है कहता है एक सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा दूसरे कंपैरिजन में वो उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। ओके, तो ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट लॉ की एक फॉर्म और किया था अपन ने, एक फॉर्म क्या किया था, जो मास डिपॉजिट होता है वो जेड क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। करंट का फॉर्मूला पता है, देखो भाई करंट फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, सोचना है इसके बारे में, कईयों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये आया कहाँ से। बच्चे इसको इधर ले गया, मैं इस क्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई इंटू टी, यानी कि अगर आपको करंट और टाइम दे रखा है, करंट और टाइम दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको चार्ज दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो अब तक फैराडे लॉ के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 और 4, सबसे जो ज़्यादा यूज़ करेंगे नंबर 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको माइंड में रखना है, ठीक है जी।